वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन चुका है और असर नो इलेक्शन का भी मुतालबा कर रहा है, क्या लगता है आपको? विशफुल थिंकिंग है जी। यहाँ पे तो हर किसी का दिल करता है रोज़ाना इलेक्शन हो, रोज़ाना इलेक्शन होने चाहिए। अब वो नई गवर्नमेंट आएगी, वो नहीं मानेंगे तो फिर आप दोबारा कराएंगे। ये तो एक नेवर एंडिंग सर्कस है। देखें, सिस्टम्स को बेहतर करने की बात है। अच्छा, अभी बात हो रही थी ऑफ द एयर, भी बात हो रही थी ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट की कि जी बैकडोर हमने कोई ना कोई जो है वो राब्ते वो रखे हुए होते हैं, ओपन रखे हुए होते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी रखे, नून लीग ने भी रखे, पीटीआई ने वो सारे एग्जॉस्ट कर लिए। बात यह है कि इस बात में थोड़ा सा अगर आप इसको वे करें उनकी स्टेटमेंट को, तो ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। और आप सिर्फ इसको इस्टेब्लिशमेंट के तनाजुर में ना लें। खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी सबसे लड़ाई जारी रखी हुई है। देखें, पॉलिटिशियन से खान साहब की नहीं बनती, वो किसी सियासतदान के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है जब तक वो खुद बिल्कुल दीवार के साथ ना लगे हुए हों और उनके अपने मफादात ना आ जाएं। यही मौलाना फजलुर रहमान थे जिनको ये डीजल डीजल कहते थे, आज ये इनके साथ मीटिंगें कर रहे हैं। यही महमूद अचकज़ई थे जिनकी ये नकलें उतारता करते थे, आज उनके साथ ये बैठे हुए हैं। यही शेख रशीद थे जो इनको जहर लगते थे, कहते थे मैं सियासत छोड़ दूंगा, वही उनके साथ गवर्नमेंट के अंदर रहे। तो जब मफादात खान साहब के आगे आते हैं तो वो इन सियासतदानों के साथ हाथ मिला लेते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं है। मसला ये है कि खान साहब ने तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो है ना लोगों के साथ लड़ाई को ली है। ही इज़ नॉट इन गुड टर्म्स विद द पॉलिटिशियंस। ही डजंट लाइक द जुडिशरी। वो जज जो उनकी मर्जी के फैसले नहीं लेते वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो मुकदरा है उनके साथ तो वो नाम ले लेके कहते होते थे। क्या ये बात गलत है कि 9 मई वाले दिन जिस दिन खान साहब अरेस्ट हुए हैं एंड जब उनको रिहाई से पहले कोर्ट के अंदर जब रिपोर्टर्स ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त के मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये तो सारा काम उसका किया हुआ है। तो फिर उसी को कल इन्होंने परसों खत क्यों लिखा जिसको ये कहते होते थे कि या खान सानी है। तो फिर ये देखें, बात ये है कि खान साहब जो बात कर रहे थे अभी कंबर जैदी साहब कि आप इस बंदे को चुप करा के क्या करेंगे, और भाई वो बंदा चुप हो जाएगा तो अपनी सियासत भी ठीक कर लेगा। मसला ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप अपनी खामियां भी जो है ना वो एक्सपोज कर देते हैं, आप अपनी कमजोरियां भी बता देते हैं और आपको जरूरत नहीं है। खास तौर पे जब आप बैकफुट के ऊपर हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, व्हिच खान साहब इज नॉट। ठीक है मजहर साहब, ख्वाजा आसिफ ने आज हमारे चैनल के शो में ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑपोजिशन के साथ नहीं चलेंगे। आपकी राय क्या है? क्योंकि 26वीं आनी तरमीम के दौरान भी मौलाना साहब ने पीटीआई के साथ खूब मुलाकातें भी की, उन्हें यकीन दहानियां भी कराई और फिर हमने देखा कि वोट हुकूमत के हक में दिया। तो अब क्या मौलाना को हुकूमती सफ़ों में कोई मफाद नजर आता है? अच्छा, पहले तो मैं सलमान साहब की एक बात जो है ना उसका जवाब देना चाहूंगा। अभी उन्होंने फरमाया कि वो इमरान खान जो है वो सियासतदानों से भी नहीं मिलता, दरवाजे बंद किए हुए हैं। काफी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए उनकी हुकूमत जो थी उसमें मुस्लिम लीग काफ भी थी, उसमें एमकेएम भी थी, उसमें मैंगल साहब भी थे, तो उनके साथ भी तो गुजारा हो रहा था। मेरा ख्याल है कि वो जो डीजल वाली आपने बात की, डीजल का नाम ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया था मौलाना साहब को, और वो जो कहा करते थे कि मैं इसको सड़कों पे घसीटूंगा, मैं इसका पेट फाड़ के निकालूंगा, वो तो भाई शीरो शक्कर हुए बैठे हैं। और दूसरे जो कहते थे बिलावल कि ज़ियाउल हक इनका असली बाप है और ये मौलवी हैं और फलाना है, तो ये सारे एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाले मफाद के तहत इकट्ठे हुए चूरी खाने के लिए। मुबारक हो, आज वो जमानत हो गई है, उनकी केस से बरी हो गए हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ। ख्वाजा आसिफ जो है वो चूंकि उनके वालिद साहब भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में रहे हमेशा। ये अलग बात है कि 1985 के जो गैर जमाती इलेक्शन हुए तो उसमें ये जो मुल्तान से खानेवाल से एक नौजवान उस वक्त सियासतदान आया था फखर इमाम, उसने ज़ियाउल हक की मंशा और मर्जी के खिलाफ हरा दिया था स्पीकर के इलेक्शन में। तो ख्वाजा साहब की बात को तो मैं अहमियत इसलिए नहीं देता कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। 2018 में उनको एक टेलीफोन कॉल जितवाती है, 2024 में टीवी जो रिजल्ट बता रहे थे वो पता ही है लोगों को, या जो असली फॉर्म 45 के रिजल्ट है। तो जो आदमी पब्लिक का नुमाइंदा नहीं वो कैसे बातें कर सकता है? उसको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, उसको शर्म से ढूंढ मरना चाहिए जो जाली जीत तो उसने सजाई हुई है। तो मैं तो पिछले दिनों भी आप ही के शायद प्रोग्राम में ये बात की थी कि उसके सबॉर्डिनेट के लिए उसकी गाड़ी रोकी गई
और उसको इतनी शर्म नहीं आई। ठीक है मजहर साहब, मैं आपका पूछना पॉइंट आ गया है। माजर चाहूंगी, वक्त की कमी है। रियाज साहब, आज शो के दौरान उमर अयूब ने खबर देते हुए कहा कि नैब अब सिंध में पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ेगी। क्या समझते हैं, उमर अयूब साहब ने ये बात किस बुनियाद पर की है? जी, ये बहुत सी चीजें कुछ पिछले एक हफ्ते में बहुत सी चीजें बदली भी हैं और सुनने में आ रहा है, कुछ मालूमात मेरे तक पहुंचाई गई थी कि जनाब इसको रिपोर्ट किया जाए, जिसमें अच्छी खासे डॉक्यूमेंट्स भी थे और वो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से थे और मेरा ये गुमान है कि शायद वो कुछ और लोगों को भी भेजे गए थे और जिसमें उनके बहुत से माली मामलात के हवाले से बड़ी तफसीलात थी। तो पिछले कुछ 4-5 दिन तो मैंने इस तजस्सुस में गुजारे। उसको ज़ाहिर रिपोर्ट तो नहीं कर सका क्योंकि मुझे अंदाजा था कि कोई हमारे कंधे को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मुझे जो तजस्सुस रहा वो ये था कि ये कौन है जो इस वक्त इनके पीछे लगा हुआ है और इनको या तो बदनाम करना चाहता है या इनका कोई और टारगेट है कि अगले 6 माह में इनके साथ क्या करना है। शायद जो बहरिया टाउन के जो मामलात हैं दुबई में, उस वाले मामले पे कुछ लोग नाराज हैं या क्या मामला है, इसकी समझ बूझ नहीं है। लेकिन उमर अयूब का ये कहना और ख़ास तौर पे उमर अयूब जिस हवाले से जाने जाते हैं, उनका एक माजी भी है और जो इनके मौजूदा कनेक्शंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें शायद किसी हद तक सच्चाई भी हो सकती है। चूंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ, तो वो बात और ये बयान अगर मिला ली जाएं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो तलवार है नैब की, वो बाकायदा तौर पे जो है वो उन पे सिंध में रखी जा सकती है। फेक अकाउंट्स केस जो सबसे बड़ा स्कैंडल था 17-18 में स्टार्ट हुआ मियां साहब के दौर में, लेकिन उसके बाद जो मेमन साहब थे DGFIA, बाद में तो जाहिर है वो PMLN के सदर बन गए, लेकिन फेक अकाउंट्स केस में उनका बड़ा एक रोल था जो उन्होंने एक अंजाम तक पहुंचाया जिसमें बड़े बड़े नाम थे जो आज चाइना भी पहुंचे हुए हैं। तो बहरहाल ये मेरे लिए हैरानी नहीं होगी अगर उनके हवाले से कोई ठीक है चीज होती है, रियाज साहब, बिकॉज ऐसा लग रहा है कुछ पक रहा है उनके हवाले से। क्या पक रहा है ये अभी तक कुछ मालूमात ठीक हो नहीं है। गया। कंबर, जैसे मजहर साहब ने भी कहा कि 1 साल होने को है, इलेक्शंस का ऑडिट क्यों नहीं हुआ, और जिसने भी संजीदगी दिखाई उसकी डिग्री का मामला बना दिया गया, आईनी तरमीम की गई या फिर जजेस का तबादला किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने भी कुछ राज खुले थे, अब पता नहीं वो भी कहाँ हैं। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन की गैर शफाफियत पर कोई इबाम बाकी होगा? ईमान, देखें, अलमिया तो यही है कि यहाँ पे इलेक्शंस के ऑडिट की जब बात आती है तो वो जमात इस्लामी जो कहती है कि हम फॉर्म 45 प्रोवाइड करेंगे, वो भी पीछे हट जाती है। वो कहते हैं आपकी जंग है, आप लड़ें। फिर वो जो जज साहब जो ये तमाम मैटर सुन रहे होते हैं, उनके खिलाफ अचानक से सिंडिकेट एक जाली डिग्री का केस खोल कर बैठ जाता है, जो कि जिस केस का फिर मुकद्दर क्या होता है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी उस केस को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये तो यहाँ पे मामलात हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस केस को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि आप फॉर्म 45 लेकर आए, उन फॉर्म 45 को हम देखेंगे, उसका ऑडिट होगा, उसके मुताबिक जो है इस्लामाबाद के 3 हलकों को जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला दे देगा। उनको हटा दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने 2 नहीं 3 दरखास्तें दायर की उनको हटाने के लिए, और उसके बाद फिर अचानक से उनकी जाली डिग्री का केस खुल गया। जब वो हाई कोर्ट में हायर हो रहे थे, हाई कोर्ट में जब उनका ट्रांसफर हो रहा था, तब किसी ने जांच पड़ताल नहीं की, लेकिन खोल ये केस तब दिया जाता है जब वो इलेक्शन मैटर सुन रहे हैं। आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कितने अरसे में जो है केस को कंप्लीट करना है, उसका फासला देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, अभी देख लें 180 सीटों का अगर तनाज़ा है, कितनी सीटों पर कर चुके हैं। फाफिन की रिपोर्ट आई है, उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि हम 50% से ज्यादा केसेस अभी पेंडिंग में है। पूरा साल गुजरने को है, लोग मुख्तलिफ अदालतों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ अदालतों से स्टे ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कोई वाज़े तौर पर मुख्तलिफ हलकों में फैसले नहीं आ सके, कोई फैसले नहीं आ रहे हैं। ठीक है कमर, और क्यों आप जानते हैं ये प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।